गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, आज मैं आप लोगों को साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में बता रही हूँ। ये 12th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे मैं बता रही हूँ आज कि साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने और भी थेरेपीज़ के बारे में बताया है। आज मैं आपको इस मनोगतिकीय चिकित्सा के बारे में बता रही हूँ। देखिए, मनोगतिकीय चिकित्सा यानी साइकोडायनेमिक थेरेपी का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया, जो एक मनोरोग विज्ञानी थे। इस चिकित्सा विधि में व्यक्ति के दमित इच्छाओं, द्वंद्व तथा हर डर आदि को अचेतन से बाहर निकालकर उसमें पर्याप्त सूझ विकसित करने की कोशिश की जाती है, ताकि उससे उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक एवं समायोजन संबंधी कठिनाइयों को रोगी आसानी से सुलझा सकें। मनोगतिकी चिकित्सा के 3 प्रमुख कदम हैं, जो इस प्रकार होते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, जो कि अलग अलग हैं, उसको हम लोग बताएंगे। इसमें इस चिकित्सा में जो रोगी होते हैं उनके अंदर जो दमित इच्छा होती है, द्वंद्व होती है, डर होता है, भय होता है, जो अचेतन में उसका समाहित होता है, उसको हम लोग बाहर निकाल करके क्या करते हैं, बाहर निकाल करके लाते हैं और उसको अपनी सूझ द्वारा विकसित करने का प्रयास किया जाता है, कोशिश किया जाता है, ताकि उससे जो उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक या समायोजन संबंधी जो कठिनाई है रोगी का, वो खुद से उसे सुलझा सके, वो आसानी से उसको सुलझा सके। तो इसके जो 3 स्टेप हैं, वो क्या क्या स्टेप होते हैं। पहला है आरंभिक अवस्था, मतलब इनिशियल फेज। इस अवस्था में क्लाइंट तथा चिकित्सक के बीच एक सौहार्दपूर्ण चिकित्सीय संबंध स्थापित किया जाता है। क्लाइंट को कुछ रूटीन प्रक्रियाओं से परिचित कराया जाता है और यहाँ क्लाइंट अपने वर्तमान तथा भूत की कुछ अनुभूतियों को प्रत्याह्वान करता है, जिससे उसका मन थोड़ा हल्का एवं उलझन रहित दिखता है। इस अवस्था में क्लाइंट को एक सौहार्दपूर्ण स्थिति में बैठाया जाता है। क्लाइंट को उन रूटीन प्रक्रियाओं के बारे में परिचित करा दिया जाता है, जो उसको प्रेजेंट में और भूत का जो अनुभव है उसको ये समझा दिया जाता है, ताकि उसका मन थोड़ा हल्का और उलझन रहित हो जाता है। और मिडिल फेज होता है, मध्यवर्ती अवस्था होता है। मध्यवर्ती अवस्था आरंभिक अवस्था के बाद उत्पन्न होता है और यह कुछ लंबे समय तक चलने वाला चरण होता है, क्योंकि चिकित्सीय संबंध की सभी औपचारिकताओं को इस अवस्था में पूरा कर लिया जाता है। इस अवस्था में चिकित्सीय संबंधी होने वाली प्रक्रियाओं को मूलतः निम्नलिखित 2 भागों में बांटकर ही हम लोग देखते हैं। पहला भाग जो होता है वह अंतर मानसिक द्वंद्व के स्वरूप को पता लगाने की विधि होती है। क्या होता है? अंतर द्वंद्व को समझने की, उसके स्वरूप को पता लगाने की विधि होती है। चूँकि मनोगतिकी चिकित्सा की मान्यता यह होती है कि व्यक्ति में असामान्य व्यवहार का कारण अंतर मानसिक द्वंद्व ही होता है। हमारे फ्रायड महोदय ने इसको माना है कि जब व्यक्ति का मन असंतुलित होने लगता है तो उसके व्यवहार में जो असामान्यता आता है, उसके अंदर जो द्वंद्व होता है, उसका मानसिक कारण अंतर मानसिक द्वंद्व ही होता है। अतः इस चरण में सबसे पहले क्लाइंट के अंतर मानसिक द्वंद्व के बारे में पता लगाने की हम लोग कोशिश की जाती है, क्योंकि ऐसे द्वंद्व अचेतन में होते हैं। अतः इनके बारे में प्रत्यक्ष रूप से पता लगाना संभव नहीं हो पाता है। ये क्या होता है? ये अचेतन में होता है, इसीलिए हम लोग उसको बाहर से देख करके पता नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए सामान्यतः 2 तरह की प्रवृत्ति को अपनाया जाता है। पहला होता है मुक्त साहचर्य विधि, मतलब फ्री एसोसिएशन विधि, तथा दूसरा होता है ड्रीम इंटरप्रिटेशन, जो हमने साइकोएनालिसिस थेरेपी में भी बताया था। यही चीज़ें हैं, साइकोडायनेमिक में थोड़ा सा उसी को मॉडिफाई कर दिया गया है, या उसको ही हम लोग कहते हैं साइकोडायनेमिक में भी। तो मुक्त साहचर्य विधि, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्न में इंटरप्रिटेशन, मतलब ड्रीम इंटरप्रिटेशन के द्वारा हम लोग उसको समझते हैं। मुक्त साहचर्य विधि में क्लाइंट को उन सभी विचारों, घटनाओं आदि के बारे में बतलाने के लिए कहा जाता है जो उसके मन में आते हैं। उन्हें यह भी कहा जाता है कि उनके विचार चाहे तार्किक हों या अतार्किक हों, या अव्यवहारिक हों या अनैतिक हो, उसके बारे में बिना किसी हिचकिचाहट के बतलाते चलें, क्योंकि इसमें चिकित्सक किसी ढंग का बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। अतः अचेतन में पड़े विचार, द्वंद्व, इच्छाएं आदि चेतना में आसानी से आ जाते हैं।
इन विचारों एवं द्वंद्वों के माध्यम से क्लाइंट के अचेतन के बारे में चिकित्सक कुछ अंदाज कर लेते हैं। स्वप्न व्याख्या में क्लाइंट को स्वप्न देखने के बाद उठने पर उस स्वप्न के बारे में लिखने के लिए कहा जाता है। फ्रायड के अनुसार सचमुच में सभी स्वप्न व्यक्ति अपने अचेतन की इच्छाओं की पूर्ति करता है। स्वप्न की अंतर्वस्तु विशेषकर उसके संकेतों की व्याख्या करके व्यक्ति में अचेतन के बारे में जहां अंतर मानसिक द्वंद्व संचित होते हैं पता लगाया जाता है। यही कारण है कि मनोविश्लेषण में स्वप्न को अचेतन की ओर जाने वाली एक राजमार्ग कहा जाता है। स्वप्न को हम लोग क्या कहते हैं? अचेतन की तरफ जाने वाला एक मार्ग भी कहा जाता है ना। तो ये हम लोग पहले उसको फ्री एसोसिएशन में रख के उसको आराम से उठा करके उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वो जो स्वप्न देखता है, स्वप्न के बारे में उसका एनालिसिस करके हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। तब और इसीलिए फ्रायड ने स्वप्न को अचेतन की तरफ जाने वाले एक राजमार्ग के रास्ता भी बताया है ना। अब दूसरा उपचारात्मक विधि होता है उपचार का रूपात्मकता। मनोगतिकी चिकित्सा में अंतरण तथा व्याख्या उपचार के दो प्रमुख रूपात्मकता है ना। स्वप्न विश्लेषण तथा साहचर्य फ्री एसोसिएशन के माध्यम से जैसे जैसे अचेतन में छिपी इच्छाएं एवं द्वंद्व चेतन में आते जाते हैं, क्लाइंट अपने गत जीवन प्राय बाल्यावस्था के अधिकारी व्यक्ति जैसे माता पिता शिक्षक आदि के साथ चिकित्सक का तादात्म्य संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। चिकित्सक को वह माता पिता या शिक्षक रूप में प्रशिक्षण करने में लग सकता है ना। शिक्षक रूप में प्रत्यक्षण करने में लग सकता है। चिकित्सक यहाँ एक अदंडनीय परंतु अनुज्ञात्मक मनोवृत्ति बनाए रखता है और क्लाइंट को सांवेगिक तादात्म्य की प्रक्रिया में आगे की ओर करने में प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस पूरी प्रक्रिया को अन्यारोपण ट्रांसफरेंस कहा जाता है। चिकित्सक क्लाइंट में सांवेगिक तादात्म्य प्रक्रिया को मजबूत करने की कोशिश करता है ताकि क्लाइंट अपने क्रोध, कुंठा, डर आदि की संपूर्ण अभिव्यक्ति बीते समय के उस व्यक्ति के प्रति कर ले जिसके प्रति वह कुछ कारणों से पहले नहीं कर पाता था। वर्तमान परिस्थिति में चिकित्सक ही वैसे व्यक्ति के लिए एक स्थापन का काम करता है। फ्रायड ने इसे क्या कहा है? ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस की संज्ञा दी है ना। मतलब इस ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस की स्थिति उत्पन्न होने से चिकित्सक क्लाइंट की अंतर्मानसिक द्वंद्वों को आसानी से समझ लेता है ना। अब देखते हैं कि इसमें आगे की व्याख्या क्या होती है। इसके बाद ये सभी व्याख्या होने के बाद क्या करता है? व्याख्या ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसके माध्यम से क्लाइंट में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है ना। अब इसके और क्या होता है कि सामना तथा स्पष्टीकरण सचमुच में व्याख्या के दो महत्वपूर्ण प्रविधियाँ होती है। सामना में चिकित्सक क्लाइंट को अचेतन में उन इच्छाओं एवं द्वंद्व आदि के बारे में बतलाता है जिससे वह पहले अवगत हो चुका होता है। स्पष्टीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे चिकित्सक क्लाइंट के किसी अस्पष्ट घटना, अनुभूति आदि को अधिक स्पष्ट करके उसके सामने रखता है। इन दोनों तरह की प्रविधियों के माध्यम से चिकित्सक क्लाइंट के अंतर्मानसिक द्वंद्व तथा बाल्यावस्था के वंचनों पर ध्यान देते हुए यह समझाने की कोशिश करता है कि अमुक तरह के द्वंद्व या वंचन से ही उसके व्यवहार में विशेष तरह की असंगतता तथा लक्षण उत्पन्न हुए हैं। सामना, स्पष्टीकरण तथा व्याख्या की इस आवर्ती प्रक्रिया को समाकलन कार्य वर्किंग थ्रू कहा जाता है। समाकलन कार्य का परिणाम यह होता है कि क्लाइंट में सूझ एवं समझ विकसित हो जाता है। क्या होता है? समाकलन कार्य का परिणाम क्या होता है कि क्लाइंट में सूझ एवं समझ विकसित हो जाता है। सूझ विकसित हो जाने पर क्लाइंट अपने आप को बौद्धिक एवं सांवेगिक स्तर पर उत्तम ढंग से समझ पाता है। बौद्धिक ढंग से भी और सांवेगिक स्तर पर भी वो अपने आप को अच्छी तरह से समझ पाता है। अपनी समस्या तथा द्वंद्व जिससे वह अब तक जूझ रहा होता है विशेष सूझ विकसित कर लेता है। सूझ विकसित होने के बाद पहले के द्वंद्व
रक्षा प्रकरण डिफेंस मैकेनिज्म तथा दैहिक लक्षण सभी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और वो मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने का अनुभव करने लगता है। क्या करता है? मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने का वो अनुभव करने लगता है। अब इसके बाद आता है समापन की स्थिति। अब समापन अवस्था मनोगतिकीय चिकित्सा की अंतिम अवस्था होती है, जिसमें चिकित्सा के साथ स्थापित संबंध धीरे धीरे समाप्त किया जाता है और क्लाइंट को आगे चिकित्सा की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। इस तरह से वह स्वयं भी इस प्रक्रिया को समाप्त करने की उत्सुकता दिखलाने लगता है। मनोगतिकी चिकित्सा कई सालों तक चलता है, जिसमें प्रति सप्ताह 4 से 5 दिन 1-1 घंटे का समय दिया जाता है ना। और इस तरह से वो चिकित्सक और रोगी एक दूसरे की बात को समझ करके और क्या करते हैं, वो इस द्वंद्व को या इस चिकित्सा को करने में सफल हो पाते हैं। यही होते हैं ये साइकोडायनेमिक थेरेपी, ये होता है। अब मैं अगले क्लास में आपको बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताऊंगी। आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।